वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपने एक मिसाल सुनी होगी, नोचा एक को जाता है मगर जो जख्म है हर कोई अपने जिस्म पर महसूस करता है। ये एक वाकया हुआ है रावलपिंडी के इलाके में और हम सब ने देखा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई है। सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो वायरल की गई है तो हम वाकई मतलब कि हैरान हो गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है। एक औरत को ज़दोकोब किया गया है, एक औरत को ना सिर्फ ज़दोकोब किया गया है बल्कि उसके बाल काटे गए हैं और बर्बरियत देखें, जानवर देखें खड़े हुए हैं सामने और उसकी बाल काटते काटते वीडियो बना रहे हैं और उसी वीडियो को वो लोग वायरल कर रहे हैं। ये कौन से हैवान है, ये कौन से लोग हैं, ये लोग कौन से हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं? एक औरत पे अपनी जिंदगी झाड़ रहे हैं। अब जो वाकया है वो तो कहते ना कि आया है और वो वायरल भी कर दिया ऊपर से, मगर अब तफ्तीश जारी है भाई। अब तफ्तीश हो रही है, अब कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और कैंची जो है जिससे बाल काटा है उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाकया क्यों आया है, ये वाकया ऐसा पेश क्यों आया, इस वाकये के पीछे क्या मुहरकात हैं, इस वाकये के पीछे उस लड़की का क्या कसूर है, तो इसकी डिटेल्स तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन हम सोचा है कि हम पहले अपने व्यूअर्स को एड्रेस करें कि वो तमाम लड़कियां जो कि काम काज के लिए बाहर निकलती हैं, वो तमाम लड़कियां जो कि दिन दिहाड़े जो है लोगों की ऐसी बर्बरियत की जीनत बन जाती हैं। क्यों? ये सवाल इदारों से है, ये सवाल उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट से है, ये सवाल उन तमाम ऐसे इदारों से हैं जो कि इसके सदेबाब करने के लिए जो है वो रवा दवा है। और हमने सोचा कि आज हम इस वाक़े को अपनी प्रोग्राम के नजर करें। और ये भी डिटेल्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुकामी ज़राई खुदाई तफ्तीश जो सामने मालूमात आई है जिसमें वीडियो में चंद अफराद जो हैं खड़े लड़की के बाल काट रहे हैं जबकि एक मुल्जिम जो है वीडियो बना रहा है और इस बेहुदा हरकत ने अवामी सतह पर जो है तहलका मचा दिया है। लोग डिफरेंट कॉमेंट्स कर रहे हैं, लोग बार बार ये कह रहे हैं भाई क्या ऐसा इस्लामी रियासत में हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? क्योंकि हमेशा से ही हम खवातीन की इज्जत के अलमदार रहे हैं। हमेशा से हम कहते हैं हमारी खवातीन तमाम जो कि वर्किंग वुमेन है, जो कि नॉन वर्किंग वुमेन है, जो कि घर में बैठी हुई हैं, तमाम औरतें जो हैं वो वाकई इज्जत की हकदार है, उनको इज्जत देनी चाहिए। तो इस वाकये के पीछे जो डिटेल्स हैं वो क्यों हुई, कहां से हुई, अभी कुछ कहना कासिर है क्योंकि अभी ये जो मैटर है सब जुडिशियस मैटर है। अभी इसके ऊपर कोई बड़ी स्टेटमेंट वाज़ेह नहीं आई है क्योंकि मुल्जिमान की तरफ से कोई भी चीज अभी सामने नहीं आई है कि ऐसा वाकया क्यों पेश आया। मगर इसके साथ साथ बाज मकामी ज़राए ने जो इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से भी इल्जाम लगाया कि वाकई मुलविस दो मुश्तबा अफराद जो थे मुबीना तौर पर गैर मुल्की शनाख्त रखते हैं और इनके जाली शनाख्ती कार्ड होने के शुबात भी सामने आए हैं। और साथ ही मकामी सुराग रसानी में इनके खिलाफ जो मोटरसाइकिल चोरी, स्नैचिंग और मंशियात से मुंसलिक मामलात भी सामने आए हैं। और ये तमाम नकात पुलिस जारी तफ्तीश का मौजू है और हतमी तौर पर अदालत में कोई पेशरफ जो है अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है, मगर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही जो है पुलिस और जो हुकूमत या अदालत है वही इसके बारे में कोई बात करेगी। और ऑब्वियसली जब ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसे वाकयात होते हैं तो इदारे सामने आते हैं, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बताया जाता है जी हमने जो मुल्जिमान पकड़े हैं उनका ताल्लुक इधर से है या उनका ताल्लुक वहां से है और ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है। इससे पहले भी हवा की बेटी जो है आपने देखा है कि वो भी नूर मुकद्दम केस का जो एक वाकया है जिसकी कल ही जो तफ्तीश जो है मुकम्मल हुई है उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत बहस मुबाहिसा किया है कि नूर मुकद्दम केस जो है 2-3 सालों से जो है वो केस जो है वो सामने आया है और केस के साथ साथ जो है पेशरफ्त हुई। वो नूर तो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन अभी भी उसके माँ बाप किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके दोस्त बाप किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं वो तो हम पूछेंगे, ये एक ह्यूमन एंगल है। तो हमने सोचा कि ये जो वाकया हुआ है जो रावलपिंडी का वाकया इस पे हम डिटेल्स लें क्योंकि बाकी दिल दहलाने वाला वाकया है, लोग वाकई गम गुस्से का शिकार हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने नुमाइंदे की तरफ जाते हैं। तो हमारा नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान राना इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, ये जो वाकया हुआ है एक लड़की के सरेआम बाल काट कर और वीडियो वायरल कर दी गई है और एक जो उसमें से मुल्जिम है वीडियो बना रहा है, ये वाकया इसका बैकग्राउंड क्या है? बहुत शुक्रिया। असल में वाकया कुछ यूं है कि 1.5 माह कबल ये वाकया रूनुमा हुआ और इस वाकये में
जो खातून नजर आ रही है, लड़की नजर आ रही है, वो एक टिकटॉकर है और सोशल मीडिया पर भी टिकटॉक वगैरह जो है बनाती है। इसमें जो चीजें बैकग्राउंड पर थी पस मंजर में, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जब ये वीडियो वायरल हुई, और ये वीडियो वायरल मैं आपको बताऊं कि ये खातून ने वीडियो वायरल किया, और ये वीडियो जो बना रही है वो भी एक खातून ही है। और वो जो लड़के जो गैर मुल्की बताए गए हैं, तकरीबन ये डोक काला खान थाना सादकाबाद के दूर से उनको गिरफ्तार किया गया। और ये पहले जो गिरफ्तारी हुई थी ये इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और ये गिरफ्तारी भी तब हुई जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। 1.5 माह ये वाकया छुपा रहा। वाकया जब हुआ उसके बाद लड़की खामोशी से घर बैठ गई। उसके बाद जब भी वीडियो वायरल की गई एक खातून की जानिब से, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस पर जब प्रेशर आया तो इस्लामाबाद के SSP है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू की, और उसके बाद उन्होंने इन मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया, और इन मुल्जमान के जो वालिद साहब हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता लगा कि ये गैर मुल्की हैं, ये जाली शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उसके साथ साथ मनशियात, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में ये लड़के मुलविस भी हैं। और दंगे फसाद के जो FIR है वो भी इनके खिलाफ दर्ज है। दूसरा, इस लड़की के किरदार के हवाले से बात की जाए तो जो हमारा माशरा है वो लड़की पर तो तनकीद करता है, लेकिन ये नहीं कहता कि किसी की भी जाती जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, और किसी को इजाजत नहीं है कि उसकी जिंदगी में मुदाखलत की जाए। जो जराए कहते हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया इनसे तो उन्होंने बताया कि ये लड़की मुख्तलिफ जो कैफेज हैं वहां पर जो पार्टीज होती हैं वहां पर जाती थी, और हम हमारा ये चाहना था, हमसे कोशिश थी कि हमसे जो हम पेमेंट करते हैं इसको ये हमारे साथ ही रहे, और हमारे साथ ही सोशल मीडिया की वीडियोज हैं, इसके अलावा कैफेज में काम करना, मसाज सेंटर, स्पा जो होते हैं, क्योंकि थाना लोहीपुर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में स्पास और जो कैफेज है वो मौजूद है। और ये इस तरह ये जो मालकान होते हैं कुछ वो इसलिए यूज करते हैं लड़कियों को कि जो सार्फिन है, जो उनके कैफे में लोग विजिट करते हैं, वो ये देखें कि बिल्कुल ये फैमिली माहौल है, यहाँ पर लड़कियां भी बैठती हैं, लड़के भी बैठते हैं, और हमारी जो गाहकी जिसको कहते हैं वो ज्यादा हो, सार्फिन ज्यादा मुतवज्जे हो और हमारे कैफे में है। अच्छा उस्मान, बात वो ठीक है आपकी कि वो लड़की थी, उसकी पेमेंट थी, मगर किसी को हक है कि इस तरीके से उसके साथ जो ज्यादती की जाए, उसको ज़दोकोब किया जाए, ये तो किसी के पास भी हक नहीं है। जी बिल्कुल, जो है पुलिस ने आपने देखा होगा सामिया हिजाब केस कुछ माह कबल जब आया, जिसमें दिखाया गया कि एक लड़का जो है वो तशद्दुद करता है, उसके बाद मुख्तलिफ मिथ्स जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कहा कि लड़का पैसे खिलाता था, लड़का ये करता था। लेकिन जब पुलिस के पास जाते हैं और पाकिस्तान के कानून को देखते हैं तो किसी की जाती जिंदगी में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हर किसी को आज़ादी है वो अपनी जिंदगी अपनी आज़ादी के मुताबिक जो है गुजारे। और जैसा कि लड़की पर जो है वीडियो बनाई इसीलिए जाती है डेटरेंस के लिए और खौफ पैदा करने के लिए कि अगर तुमने अब दोबारा, इस वीडियो में भी नजर आता है कि वो जो लड़का है वो उसको कहता है कि अगर तू किसी और जगह पर नजर आई तो तुझे इबरत का निशान बना दूंगा, और उसके साथ उसके बाल काट देता है ताकि ये किसी और कैफे या किसी और मसाज सेंटर कहीं पे और काम ना कर सके, सिर्फ हमारे पास काम करे। क्योंकि लड़की इनकार कर चुकी थी कि मैंने काम नहीं करना आपके पास, मैंने यहाँ से। और जैसा कि जिन्होंने ये वीडियो वायरल की उसके साथ उन्होंने एक तहरीर भी वायरल की, उस तहरीर में बताया गया कि बहर ना करने की कोशिश की दूसरों के सामने। लेकिन जब पुलिस से हम पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि मामला कुछ हो रहा है, कि ये असल में काम करने का मामला था, ये लड़की इनके पास आ नहीं रही थी, काम नहीं कर रही थी, और जो ये चाह रहे थे वो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये लड़का इसके घर गया अपनी दोस्त के साथ, सना नामी दोस्त जो बताते हैं कि उसके साथ इसके घर गया। और लड़की ने भी अपने बयान में कहा कि लड़की और लड़का मेरे घर आए, मुझे यहाँ से लेकर के फ्लैट पे मुझे तशद्दुद किया, मेरे बाल काटे, उसके बाद दोबारा एक मसाज सेंटर जो है वो जिसको आप मसाज प्लस कैफे भी कह सकते हैं, वहां पर ले जाया गया। वहां पर 3-4 लड़के थे, उन्होंने भी तशद्दुद किया और मुख्तलिफ जो वो हरकतें करते रहे गैर मुहज़्ज़ब। तो उस हवाले से लड़की ने बयान तो दे दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस लड़की पर भी तनकीद होती है, क्योंकि अब टिकटॉक पे आप जाते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं तो टिकटॉक पर लड़की की मुख्तलिफ वीडियोज हैं जिसमें वो बाइक के अगले टायर पे बैठ रही है, इसके साथ साथ लड़के जो है उनके साथ
मुख्तलिफ जो टिकटॉक हैं वो बनाए जा रहे हैं। उस्मान राना, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअलिटी कुछ और चीज होती है, लेकिन सरेआम कोई चीज करना और लोगों को ये चीजों का मौका देना कि लोग उस पर कमेंट करें कुछ और चीज है। टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स की सिक्योरिटी के ऊपर पहले भी बात की गई थी कि इनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं है, क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है? देखिए बिल्कुल टिकटॉकर उनकी जो वाकई सिक्योरिटी नहीं है, ये एक सोशल मीडिया पर जो जैसे जो मशहूर हो जाता है, ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंडिंग में आता है, तो पुलिस हुकाम को या फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उस मैकेनिज्म के तहत इनकी सिक्योरिटी हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि आए रोज, जैसे कि पहले सना यूसुफ को कत्ल किया गया, उसके बाद सामिया हिजाब पर जो केस उसके उन्होंने परसू किया तो वो बाहर जा चुकी हैं। इसी तरह ये नया केस जो है वो सामने आया, लेकिन इस केस में इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कारकर्दगी है। इस्लामाबाद पुलिस ने अपने इलाके में ना होने के बावजूद इस केस को ट्रेस किया, इस मुलजमान को गिरफ्तार किया, और बाद में जब ये पता लगा, जब लड़की ने बयान दिया कि मसरियाल रोड पर रहती है और ये वाकया मसरियाल रोड से शुरू हुआ, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम मुलजमान को रावलपिंडी पुलिस के हवाले किया। और अभी रावलपिंडी पुलिस जैसे कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब चीजें सामने आ रही हैं कि जो मुलजमान हैं वो गैर मुल्की हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो ज्यादा क्राइम हो रहे हैं वो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही गैर मुल्की हैं, जो कि या फिर जाली कार्ड लिए रखे हुए या फिर बगैर वीजे के जो अपने मुख्तलिफ कार्ड जारी होते थे उसके तहत जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में रैश की। अच्छा उस्मान, आपने बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। इस पे साइबर क्राइम वाले जो हैं या जो ऐसा मवाद लोड होता है उसको बिल्कुल ऑफलोड करना चाहिए, उसको ऐसा लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए एक वो प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। जिस तरह किसी ने किया तो लोग इसी की मिसाल बना के किसी और को ज़दोकोब कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जैसे कि अब FIA NCCI जो है वो कार्रवाइयां करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको इतने फ्रॉड मिलते हैं, आपके पास आपके साथ स्कैम होते हैं, आपको भी मैसेज आते होंगे जो फ्रॉड के आपका इनाम निकला है आपका मुख्तलिफ तरीकों से। हमारे जो अदारे हैं अगर दर हकीकत बताया जाए तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। रोजाना की बुनियाद पर स्कैम हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर AI वीडियो जो है लोगों की शेयर हो रही हैं। और जो अब आपको ये मैं सिर्फ बताता रहूं कि हम पार्लियामेंट हाउस में जब हमने एक दाखिला कमेटी में बैठे थे तो दाखिला कमेटी में इंकशाफ हुआ कि तकरीबन साइबर क्राइम के कुछ 76,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। अच्छा। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों दरखास्तें आती हैं NCCI के पास, और NCCI का हाल तो देख रही है कि उनके जो मुतअद्दिद अफसर जो है वो करप्शन में गिरफ्तार हो रहे हैं, मंजर आम पर उनकी कहानियां आ रही हैं। दूसरा जो अवाम रिलीफ चाहती है, सबसे ज्यादा जो इसमें गैर महफूज समझी जाती हैं वो खवातीन समझी जाती हैं, और खवातीन के साथ जो हो रहा है और वो अपनी शिकायत लेकर जाती हैं तो उनकी सुनवाई बड़ी मुश्किल होती है। आप अगर एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं कि मुझे कोई हरासा कर रहा है तो कई माह तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। वजह क्या है? कहा जाता है कि बर्डन बहुत है, बर्डन की वजह से हम इस पे कार्रवाई करेंगे, इस पे उसको, तो इतने वसाइल भी नहीं है। NCCI देखें, एक FIA का एक साइबर क्राइम था जिसको अलग किया गया। अब NCCI पे बड़ा बर्डन है कि NCCI लोगों को जो इस तरह की हरासगी करते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, तशद्दुद वाक़यात में मुलविस होते हैं। देखिए अगर कोई आप तशद्दुद करते हैं तो ये पुलिस की उसमें आता है टेरिटरी में, लेकिन जब आप उसको सोशल मीडिया पर या फिर उसको ऑनलाइन किसी किस्म का करते हैं, जैसे कि इस लड़की को पहले तशद्दुद किया गया, पुलिस का केस बन गया, लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन वीडियो वायरल करते हैं तो फिर ये FIA की टेरिटरी चली जाती है। FIA के बाद अब FIA को तब्दील किया, जो उसका विंग है उसको NCCI कह दिया गया। तो NCCI को चाहिए था खुद ही कार्रवाई करे। हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में जब एक कराची में केस आया था, अरमगान का केस आया था, जिसमें एक बड़ी जो है वो उसने पुलिस पर भी हमला किया। तो हमने देखा कि दाखिला कमेटी ने कहा NCCI को, उनके DG साहब को, कि आपको कहना क्यों पड़ रहा है कि आपने कार्रवाई नहीं की। चले पुलिस ने तो कार्रवाई की, पुलिस पर फायरिंग हुई, लेकिन वो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था, वो ऑनलाइन उसके मंशियात का केस था, ये औरत के तहफ़्फ़ुज़ का केस है, लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद वाकई जो है नाकाबिले माफी जुर्म है और मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक जो है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इशू है, ऐसा इशू है जिसको हम बिल्कुल कहते हैं ना कि नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन याद रहे कि वो जो कराची का केस था वो लड़की के दोस्ती से शुरू हुआ था। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई
कि दोनों ये आपस में दोस्त थे। वो लड़की केस से शुरू हुआ था, उसके बाद ये आगे मामला हुआ, फिर वो कत्ल तक पहुंच गया। इसी तरह ये जो वाकयात होते हैं, ये जो शुरू होते हैं इस तरह की वारदातों से। अब ये भी जो केस है रावलपिंडी का, ये भी इसी तरह है कि कुछ लोग हैं जो स्पार्स और कैफेज के मालिकान हैं, उनके दोस्त हैं, वो चाहते हैं एक मालिक चाहता है कि मेरे साथ काम करे, दूसरा मालिक चाहता है कि मेरे साथ काम करे। उसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। लड़की ने जिधर से उसको अच्छे पैसे मिले होंगे वो उधर काम करना चाहती होगी, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने तो नहीं आई, लेकिन वो उधर काम करना चाहती होगी। लेकिन ये झगड़ा शुरू हुआ और फिर वो जो लोग थे वो लड़की के घर पहुंच गए, लड़की को अपने साथ लिया, और उसके बाद जो वीडियोस वायरल हुई जिसमें बाल काटे गए, तशद्दुद किया गया, गालियां दी गई। अच्छा उस्मान, आपने कहा कि ये जो दो कैफे के मालिकान का केस था, तो इसमें तो बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर का भी केस बनता है, इसमें हरासा का भी केस बनता है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और तीसरा केस इसका FIA का बनता है। जी जी बिल्कुल, जो है सबसे पहले तो ये केस बनता है NCCI का, क्योंकि साइबर क्राइम विंग है NCCI। वो कार्रवाई करती, जो वीडियो वायरल हुई फौरी तौर पर मुल्जमान तक पहुंचा जाता। लेकिन जब पुलिस पर तनकीद हुई, क्योंकि आपको पता है आम शहरी को इतना इल्म नहीं है कि ये कार्रवाई कौन करेगा, तो पुलिस पर प्रेशर आया सोशल मीडिया पर, तो पुलिस ने तो फौरी कार्रवाई की। इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया, लड़की तक पहुंचा गया, लड़की से जो बयान था वो भी लिया गया। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि NCCI साइबर क्राइम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जैसे कि लेबर रूल्स है, अब लेबर अदालतें, आज तक मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि लेबर के जो एनफोर्समेंट वाले हैं वो किधर होते हैं। आए रोज आप इस तरह के वाकयात देखते हैं कि लोगों को जो गवर्नमेंट ने तनख्वाहें रखी हुई हैं उससे कम तनख्वाहें दी जाती हैं। तो हमारे अदारे जो है वो हैं तो सही, वजूद तो रखते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है वो नजर नहीं आती। इस वजह से ये क्राइम भी होते हैं, इस तरह लोगों का इस्तेसाल भी होता है, और इस तरह इस्तेसाल के साथ तशद्दुद और मुख्तलिफ चीजें जो है वो सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा हम बात करेंगे आजकल जो वीजा इशू चल रहा है कि जिनके पास वीजा भी है लेकिन लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है। जैसे कोई अब पिछले दिनों देखा अमेरिका जो लोग जा रहे थे, काफी लोगों को कतर से ही ऑफलोड कर दिया गया, इवन उनके पास ग्रीन कार्ड्स भी थे। मगर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऑफलोड जब से आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया, ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो सऊदी अरेबिया उम्रे के चक्कर में जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो डंकी लगाना चाहते थे। और इसी हवाले से हम FIA के, और जब NCCI और FIA इकट्ठी थी तो हमने उनसे गुफ्तगू की कि कश्ती हादसे हुए थे, उसमें तकरीबन 700 लोग जो थे, हालिया हादसा हुआ है, और इस अफसोसनाक वाकये में 700 के करीब नौजवान जो थे वो जाबाक हुए, और इसमें एक बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तानियों की, बताया जाता है तकरीबन 400 नौजवान जो थे वो पाकिस्तान के थे। अब FIA को बड़ा बर्डन था, आए रोज FIA पर तनकीद की जाती थी कि आप कार्रवाई नहीं करते, आप कार्रवाई करें तो लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। फिर FIA जो एक मैकेनिज्म बनाना था वो तो ना बना सकी, लेकिन अब वो शक की बुनियाद पर लोगों को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। वजह यह है कि जब हम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो बहुत से हमने वाकयात ऐसे देखे हैं, और वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि मुतअद्दिद क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो पाकिस्तानियों का मुलविस होने के इंकशाफात हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मुलविस होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी ना हो, इस वजह से हम अपना जो निज़ाम है उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो निज़ाम स्ट्रिक्ट क्या करना, जिस हमारे अदारे FIA और NCCI के मुतअद्दिद अफसरान को इस पर जो है वो डिसमिस किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उनको जेल के पीछे भेजा गया। जो लोग नौजवान डंकी लगाते थे, उनके साथ मुलविस होते थे, उनको वो पैसे देते थे और उनको आप अप्रोच करवा के आपका जहाजों में बिठा देते थे। तो अब एक मैकेनिज्म तो ना बना सके, लेकिन अब जो शक की बुनियाद पर कोई पहली दफा जा रहा है, देखिए पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी है, पाकिस्तान में जो हालात हैं, नौजवान चाहते हैं, अब आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन कम हो रहे हैं। नौजवानों ने ये सोच रखा है कि अब हम बाहर जाएंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, एक ज़हन बन चुका है, ज़हन साजी हो चुकी है कि हम यहाँ से बाहर भाग जाएं। तो वो कुछ भी करने के लिए, आप मुझे बताएं कि जिंदगी से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। लोग अपनी जिंदगी दांव पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तक आपके पास क्या आदादो शुमार है, कितने लोगों को जो है ऑफलोड कर दिया गया है?
जी, अदादो शुमार की बात की जाए तो एक अदादो शुमार तो बिल्कुल शेयर नहीं होता, लेकिन आए रोज हमारे पास ये चीजें रिपोर्ट होती हैं। नौजवान लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जा रहे थे, हमें ऑफलोड, तकरीबन सैकड़ों के करीब जो लोग हैं वो रोजाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स है वहां से ऑफलोड हो रहे हैं और उनके पास वीजा, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग जो है वो चीज मौजूद होती है, लेकिन उनको ऑफलोड किया जाता है। लेकिन वो अगर पासपोर्ट नया हो तब भी जो FIA है वो शक करती है कि पासपोर्ट नया क्यों है, इस पे स्टैम्प क्यों नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान राना, नुमाइंदा नियो न्यूज़ इस्लामाबाद, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। दो बहुत अहम इश्यूज थे, एक तो खास तौर पे खवातीन के हवाले से, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के हवाले से जो इशू था, जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके ऊपर हमने सोचा कि हम आज डिटेल डिस्कशन करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज ही करें, क्योंकि खवातीन का इशू है और खवातीन वाकई बहुत हिसास होती हैं। जब ऐसी चीज़ें मंजर आम पे आती हैं तो ऑटोमेटिकली दिल बर्दाश्त हो जाती हैं, वजूहात नहीं पता होती, मगर हमने सोचा कि हम आपको कंप्लीट बैकग्राउंड बताएं कि हुआ क्या था। छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, सर्दियां शुरू हो गई हैं और दिल चाहता है हम ऐसी चीजें खाएं जो हमें वाकई तरोताजा रखें, हमें एनर्जी दें और हम कितने रिफ्रेश फील करें। तो सबकी नजरें होती हैं ड्राई फ्रूट के ऊपर और ड्राई फ्रूट की कीमतें इतनी बढ़ गई हुई हैं कि दुकान पे जाके वापस हम उल्टे पांव मुड़ जाते हैं कि वाकई अब नहीं लिया जा सकता। मगर अगर ड्राई फ्रूट ना खाएं तो उसका मुतबादिल क्या हो सकता है। हमने सोचा कि हम आज आपको बताएं कि जो लोग ड्राई फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खा सकते, तो उनको क्या खाना चाहिए। तो ऐसे फल जो सर्दियों में जो होते हैं, जिसमें संतरा है, जिसमें कीनू है, जिसमें जो है जापानी फल है, या मुख्तलिफ जो फलों की इकसाम जो है सर्द मौसम के हिसाब से जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको खाने के क्या फायदे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे किस फल के कौन से फायदे, किस फल से आप वाकई वो रिफ्रेश फीलिंग ले सकते हैं, वो एनर्जी बूस्टर जो है के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जो आपकी कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ा सकें और आपको ग्लो भी करवा सकें। तो हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत ने डॉक्टर हिबा, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। विंटर इज कमिंग, क्या विंटर इज कमिंग। आपने देखा मेरा तो विंटर आ गया, पर मैंने तो वाकई स्वेटर पहन लिया, पर वाकई मुझे सर्दी लग रही है। तो जब विंटर्स आता है तो आपने देखा है कि एक तो मूंगफलियों की रेडियां, ड्राई फ्रूट्स जगह जगह मिल रहे होते हैं, गरम गरम सिंघाड़े मिल रहे होते हैं और फल भी बड़े प्यारे प्यारे, जैसे मौसमी का है, कीनू है। तो हम लोग जो है नहीं अफोर्ड कर सकते इस वक्त ड्राई फ्रूट, तो उसका मुतबादिल क्या है? अच्छा, सर्दियों में अगर ड्राई फ्रूट की खाली बात करें तो खाली ड्राई फ्रूट नहीं, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे आए होते हैं। बहुत अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है कि इस विंटर सीज़न में हमें माल्टा, किन्नू, अमरूद, जापानी फल, ये सारे फ्रूट्स की अगर फॉर्म हम देखें तो अगर आप जो लोग ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्राई फ्रूट से ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रूट्स की तरफ जाएँ। क्योंकि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और जब हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, हमें गट के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इस मौसम में अल्लाह ताला ने सारे ऐसे फ्रूट किए हैं जो हाइड्रेटेड है, ठीक है, जिससे हमें फाइबर मिलती है, जो विटामिन सी रिच होते हैं, जो हमारी स्किन को मतलब ग्लो करते हैं। क्या होता है जब हमारा वाटर इंटेक कम हो गया होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा गट डिस्टर्ब चल रहा होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इश्यू चल रहे होते हैं, आपकी बॉडी ड्राइनेस होती है बहुत ज्यादा, होंठ फट रहे हैं, हाथों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी चलने की वजह से कट्स लग रहे हैं। क्या होता है इस मौसम में अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोशिश करें आप फ्रूट्स की तरफ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे पूछना चाह रही हूँ, अक्सर माहिर ग़िज़ाइयत ये भी कहती है कि ड्राई फ्रूट जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और भी आपको एक हद तक खाना चाहिए, एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा है? अच्छा, बिल्कुल सही है। देखें, आपने नोट किया होगा अमूमन सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, ठीक है। जब दिन छोटे होते हैं ऑटोमेटिकली जो है ना भूख ज़्यादा लगती है, तो क्या करते हैं सर्दी की वजह से जो है ना बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं कि हमारी जो है ना नीड पूरी हो जाए, हम रोटी कम खा लें और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल। इससे क्या होता है, हम नोट किया होगा सर्दियों में हमारा वेट गेन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा समर सीजन। क्यों वेट गेन ज्यादा? अगर हमने कहा हैंडफुल ऑफ नट तो उसमें आपके 5 बादाम या 5 से 7 बादाम, 4 काजू, 2 अखरोट, 3 किशमिश, दिस इज कॉल्ड हैंडफुल। नहीं, हमने तो 1-1 किलो खाना है, हम तो नहीं। हाँ जी, उससे क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा पहली चीज। दूसरी चीज, आपका वाटर इनटेक 0 होता है,
विंटर में। जब आप पानी नहीं पिएंगे और ऐसी चीजें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हाई क्वांटिटी में करेंगे, आपकी स्किन में पिंपल्स, जो लोग पिंपल्स की कंप्लेन करते हैं क्योंकि उनका गट वाटर हाइड्रेटेड नहीं रखता बॉडी को, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड में जा रही होती है, तो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे डिफरेंट उसके जो है सर्कमस्टेंसेस शो होने लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि लिमिटेड अमाउंट में, इतने जैसे मूंगफली है, हर किसी की क्वांटिटी आप इतनी लिमिटेड रखें कि वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखें, आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करें। अच्छा, ये बात, जब हम ड्राई फ्रूट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर मैं फ्रूट्स के बारे में बात करूंगी, तो मुंह पे एक्नी आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर थ्रोट में एक्नी आना शुरू हो जाती है, आपकी जबान में भी पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या उसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारा वाटर इंटेक बहुत कम हो जाता है, हम प्रोबायोटिक लेना छोड़ देते हैं। मिथ बन गई है कि सर्दियों में ठंड है, हमने दही का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं कहती हूँ पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आप डेली रूम टेम्परेचर की 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट का इस्तेमाल डेली अपनी डाइट में रखें, जिनको कोई ऐसी मेडिकल इश्यूज हैं, जिनको स्पूटम होता है, जिसने डॉक्टर्स ने मना किया, वो तो अलग चीज आ जाती है, लेकिन 4 to 5 टेबल स्पून अगर आप डेली हर खाने के साथ, खाने के बाद अगर आपने स्पून से ले लिया, उसने आपके गट को एक्टिव रखना है, आपके गट को ग्लो करना है। मतलब तासीर का भी चक्कर होता है कि जो ड्राई फ्रूट है उसकी तासीर गर्म होती है या सर्द होती है, ये क्या मैकेनिज्म है? अच्छा देखिए, ड्राई फ्रूट आपकी बॉडी को ना हीटिंग सूथिंग इफेक्ट देते हैं। अच्छा। अब क्या होता है, जब हम ड्राई फ्रूट ले रहे होते हैं, यही बात आ जाती है कि हम अपना वाटर इंटेक इतना नहीं रखते कि वो उसको बैलेंस रख सके। अब जब हमने खा लिया है और हमारा वाटर लेवल बिल्कुल लो है, हमारी बॉडी, आप देखिए वॉशरूम्स, यूरिनेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है हमारी बॉडी से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के जो हमारी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से हमारा वेस्ट आउट नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म शो करती है, जैसे कि जिसमें एक्नी आ जाती है, हमें गट इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन इशू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, डिफरेंट अनटोन डबल टोन स्किन हो जाती है। उसका क्या है, इसका क्या हल है? इसका एक बेहतरीन हल है, अगर जो लोग वाटर इंटेक नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट सोर्स क्या है कि इस विंटर सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स ऐसे आए हुए हैं। बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगी ऐसे कौन से फल हैं जिनको खाने से वाकई कुव्वत मुदाफियत आपकी बढ़ती है? अच्छा, अब इसमें अगर हम इस सीजन में देखें, जैसे माल्टा आया है, किन्नू आया, मौसमी आई है, अमरूद आया। अच्छा, माल्टा, किन्नू, मौसमी का में कार्ब्स कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं अगर आप 2 माल्टा 1 मौसमी ले लें या 1 माल्टा 2 मौसमी डेली यूज कर लें, अगले दिन आप गावा में भी विटामिन सी होता है। देखिए, कुछ जो फ्रूट्स हैं जो आप फाइबर इंटेक फ्रूट से ले सकते हैं, तो अगर आपने ड्राई फ्रूट खाना है तो आपको फ्रूट को भी बैलेंस रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, अगर आप 50% फ्रूट से अपना हाइड्रेशन पूरा करें तो 50% वाटर से करें, उससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट का लिमिटेशन जो आपकी बॉडी में, उस ड्राई फ्रूट को जिस तरीके से मैं कह रही हूँ अगर आप लेंगे तो आपका पूरा विंटर बहुत आप ग्लो करेंगे, मतलब कि आपका गट अच्छा रहेगा। आपने हमेशा नोट करें, जब गट खराब होता है ना, तभी आपके मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं, और गट हमेशा इसी सीजन में ज्यादा खराब होता है। सर्दियों में भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज हैं, गट के हैं, आईबीएस के हैं, इसी मौसम में ट्रिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर इंटेक कम होता है और जो है पोटेशियम इंटेक कम होती है, मैग्नीशियम इंटेक, फिर ये लोग सब सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। मैं सप्लीमेंट्स को बुरा नहीं कहती, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी, अल्लाह ने इतने डिफरेंट फ्रूट्स दिए हैं हमें, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। अगर आप किन्नू, माल्टा, मौसमी का जिक्र करें तो उसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, ये सारी चीजें एक ही चीज में। ठीक है, अगर आप डेली रूटीन में बैलेंस करके, डायबिटीज के मरीज अपने कार्ब इंटेक को देखते हुए, अपने शुगर लेवल्स को देखते हुए, अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और ड्राई फ्रूट्स का। और ड्राई फ्रूट्स के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि प्लीज अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है या ब्लड प्रेशर है आपको, ठीक है, उस हिसाब से आप खाएं। अच्छा, अनार है, अनार सर्दियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, व्हाइट अनार भी, रेड अनार भी, ये किस ड्राई फ्रूट के मुताबिल हम खा सकते हैं? अच्छा, अनार में विटामिन सी होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आयरन होता है, बूस्टिंग इफेक्ट करता है। अब देखें, ड्राई फ्रूट की एक अपनी क्वालिटी है, अपने एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, उसको आप फ्रूट्स के साथ कंपैरिजन नहीं हम कर सकते, उसने हम दोनों इन दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। ठीक है, अगर हम एक चीज लेंगे दूसरी नहीं लेंगे तो हमें नुकसान है, अगर हम दोनों लेंगे तो उसका हमें फायदा है। ठीक है, अब आपने जिक्र किया कि अनार, अब एक चीज इसमें ऐड करूंगी मैं, जो लोग आईबीएस के मरीज हैं, जिनको सिट्रस से एलर्जी है, वो लोग किन्नू, मौसमी, माल्टा
और जो है ना अनार, इसका इस्तेमाल मत करें इस मौसम में, क्योंकि अगर उनको होता है कि फिर हम विटामिन सी किन सोर्सेज से लें, तो वो गावा से ले सकते हैं, वो उनको सूट करता है। आप जो है शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है, वो यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, मूली, इतनी चीजें इस मौसम में अल्लाह ताला ने दी हुई हैं कि उससे आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आपका गट ठीक रहता है। और जो लोग IBS के हैं वो इस मौसम में, क्योंकि वो किन्नो मौसमी खा लेते हैं और सिट्रस उन्हें ट्रिगर कर देता है, क्योंकि जिस चीज में सिट्रस होता है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट तो देता है, इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है, लेकिन साथ साथ उनका स्टमक गट भी इशू ट्रिगर कर देता है। तो कोशिश करें जो भी चीज लेनी है आपको आपके कंसल्टेंट, मैं बार बार कंसल्टेंट से पूछ के लेनी है, बिकॉज़ ही नोस कि आपको क्या इश्यूज हैं, क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे कौन से फल हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी आपकी बूस्ट करते हैं? ऐसे कौन से सबसे जो मैं कहती हूँ ना इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका एप्पल है। सॉरी, ठीक है, एप्पल से आप जो है वो वाकई अपने आप को आप कितना फील करते हैं, जब आप खाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको वाकई फील होता है कि आपने कुछ खाया है। डॉक्टर्स ऐसे नहीं कहना है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुबह रोजाना आपने अपने बच्चों को भी आदत डालें एप्पल लेने की, और एक एप्पल लेकर पील करके रोजाना डेली ऐड करें, वो आपके आयरन इंटेक को पूरा करता है। अच्छा, ऐसे कौन से फल हैं जिससे वजन जो है वो कम होता है? अगर हम खाने नहीं खाते ना, अगर हम अपना एक मील नहीं ले रहे या मील का पूरा पोर्शन नहीं ले रहे, तो हम फल खा लें तो हमारी वो बैलेंस हो जाएगा। देखिए जो डायबिटीज के मरीज है ना उनके लिए पपाया बहुत अच्छा है। फ्रूट्स आपका एपेटाइजर है, उससे आपकी भूख मरेगी नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को नॉरिशमेंट मिलेगी, एनर्जी फील होगी, ठीक है, और आप एक्टिव रहेंगे। वो फ्रूट आपको फुलनेस नहीं देगा, लेकिन आपकी बॉडी को फ्रुक्टोज देगा जो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एक फल है चीकू, हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, हमें लगता है पता नहीं इसका टेस्ट भी अजीब सा है, टेस्ट बड्स पे नहीं बैठता। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो चीकू जो है वो वजन कम करता है या वजन बढ़ाता है? मैडम चीकू वजन कम करता है, मतलब लिमिटेड, लेकिन चीकू का एक बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है, एंटी एजिंग का काम करता है। मतलब कि आप जो लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारी स्किन अर्ली एज में भी ग्लो करे, रिंकल्स ना आए और जो ना ग्लो करे, इवन टोन रहे, वो चीकू का इस्तेमाल करें, उसका बहुत फायदा है। और अर्ली एज से इस्तेमाल करते जाएंगे, एट द एज ऑफ 30 आपकी स्किन किसी विटामिन या मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी आर्टिफिशियल लेने के लिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी रूट्स को, यानी कि टीन एज से अगर आप लोग चलना स्टार्ट हुए, उस टीन एज में आपकी डाइट में ज्यादा पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल का होना चाहिए, और सबसे ज्यादा पोर्शन आपका वाटर इनटेक का होना। जितना अच्छा आप रूटीन बना लेंगे अपनी वाटर इनटेक लेने की, उतना अच्छा आपका गट ठीक रहेगा। और बच्चियां क्योंकि डेली गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग होती हैं, वो पानी की बोतल अपनी साथ लेकर जाए इस मौसम में भी। बेशक नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। मैं इस मौसम में बार बार इसी वजह से कहती हूँ कि वाटर इनटेक अच्छा रखें, क्योंकि इसी मौसम में आपके लिप ड्राई होकर कट्स वगैरह आ जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई होकर कट्स वगैरह आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी। ठीक है। अच्छा, फल अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह खाने चाहिए, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि शाम को खाने चाहिए, फल रात को नहीं खाने चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, फल खाना कब चाहिए? देखिए, एप्पल कोशिश कर लें अर्ली मॉर्निंग लिया करें, ठीक है, उसकी डाइजेशन, आयरन होता है, उसकी डाइजेशन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मांगती है, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल की अच्छी डाइजेशन ना 12 से 3 के दरमियान है। 12 से 3 के दरमियान आप फ्रूट ले लें। हाँ जी, और उसमें आपकी फ्रूट की डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है। मैं कहती हूँ आप मिड डे स्नैक हमेशा अपना फ्रूट रखें। दोपहर का खाना खाने से पहले आपका एक बाउल फ्रूट का हो। डायबिटीज के मरीजों के लिए वो फ्रूट हो जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि गावा हो गया, पपाया हो गया, वो। और ये होते बहुत क्वेश्चंस कहते हैं क्या डायबिटीज के मरीज जो है ना जापानी फल का इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, 1 से 2 जापानी फल अल्टरनेटिव डेज पे वो अपने फ्रूट इनटेक में यूज कर सकते हैं। ठीक है। जापानी फल के भी बहुत से फायदे हैं मैडम, मल्टीपल। प्लीज मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से उसकी अफादियत के बारे में मैडम, वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, वो आपकी डाइजेशन अच्छी करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपका जो बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने हैं उनको कवर करता है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता है। जिनको इंसोमिया है वो लोग वो ये इस्तेमाल करें, लेकिन डायबिटीज के मरीज अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें। हाइपरटेंशन के, लेकिन ये ना करें कि अगर 2 का है, 2 का मतलब 1 हो सकता
सकता है 2 का मतलब 4 ना करें। जापानी फल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, इसमें जो है ना मीठे का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई होता है, तो डायबिटीज़ के मरीजों को इसलिए कहा जाता है कि इंजॉय कर सकते हैं लेकिन कम डोज में। लेकिन जो आम है लोग जिनको कोई डायबिटीज़ नहीं है वो 2 से 3 डेली, ये सिर्फ 2 महीने के लिए आता है, तो इसको अवेल करें स्किन पर्पस के लिए, डाइजेशन पर्पस के लिए, कोलेस्ट्रॉल पर्पस के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका कम है, ज्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, उनके लिए मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को ये एक्टिव करता है, आपको एक फुल हेल्दी फीलिंग देता है कि हमने एक मील तैयार कर लिया। इसकी स्मूदीज बनाए, इसके जो है ना आप स्मूदीज इन सेंस के जो लोग कहते हैं कि हम योगर्ट का इस्तेमाल, आप पानी के साथ स्मूदी बना लें इसकी, लेकिन इनको बच्चों को आदत डालें खाने की। इसका अगर वो छिलके में थोड़ी ड्राइनेस होती है तो आप उसको पल्प दें बच्चों को लाजमन दें। जो ग्रोइंग एज के सेमी सॉलिड फूड लेना चाह रहे हैं उनको इस्तेमाल करवाएं, इसका बहुत फायदा है। अच्छा डॉक्टर हिबा, जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन से फल आते हैं? जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पपाया खा सकते हैं, गावा खा सकते हैं, पीच खा सकते हैं, जो है जापानी फल अल्टरनेटिव डेज पे एंजॉय कर सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, और मतलब इसके अलावा जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं अगर उनको IBS का इशू नहीं है तो वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर के मरीज कौन कौन सा फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए, आप एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर के मरीज का भी लिंक आपके बॉडी के हाइड्रेशन पर्पज से होता है। जितना अच्छा फाइबर और हाइड्रेटेड अपनी बॉडी से लेंगे उतना आपकी बॉडी से यूरिन पास होगा और किडनी उसको वेस्ट करेगी, और जितना अच्छा आपका यूरिनेशन प्रोसेस होगा उतना अच्छा आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो माल्टा, किन्नो, मौसमी का इस्तेमाल करें, अब जापानी फल का इस्तेमाल करें। और अभी आपने एक स्टार्ट में जिक्र किया था क्या कहते हैं ब्लैक सा चेस्टनट्स जिसको कहते हैं, जी, सिंघाड़े जी, उसका इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच हिबा उस्मान, माहिर ग़िज़ाइयत आज हमारे साथ सेट्स पर थी। हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि जो लोग ड्राई फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्डेबिलिटी ऐसे हो गई है 1200 रुपए किलो जो है इस वक्त ड्राई फ्रूट मिल रहा है, और चलगोजे इस वक्त आई थिंक 4 से 6 हज़ार रुपए जो है वो चलगोजे मिल रहे हैं। तो कैसे अफोर्ड करें, अफोर्डेबिलिटी कैसे, तो उनके लिए मुतबादिल रास्ता है फल की इफादत आज हमने बताई है, तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करें। आंखें एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिससे हम दुनिया देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं, महसूस करते हैं, और दुनिया के रंगों को कहते हैं ना कि वाकई आंखों के ज़रिए ही देखा जाता है। तो ऐसी नेमत है जो अगर ना हो, या उस नेमत के अगर कहते हैं ना कि तकाजे ना पूरे हों तो क्या होता है। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं लेज़ी आई की, जिसमें बात करते हैं स्क्विंट की जिसको टेढ़ी आंख कहते हैं, या अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की जो कि बचपन से ही ऐनक लगाते हैं और उनकी जो आई साइट होती है उसका लेवल माइनस में चला जाता है, जो कि वाकई देखना जो है मुश्किल हो जाता है या उनको ब्लरी नज़र आता है। तो कौन कौन से इलाज जो है मुमकिन हो रहे हैं, कौन कौन सी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आंखों की बिनाई वापस आ सकती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको डायबिटीज़ है, उनकी बिनाई जा रही है, या वो लोग देखने से कासिर हैं, काला मोतिया उतर रहा है, और भी कॉर्निया के इश्यूज हैं, क्या कॉर्निया रिप्लेस हो जाता है। आज हम तमाम सवालात के आपको जवाबात दिलवाएंगे, और हमें ज्वाइन किया है मशहूर व मारूफ ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं जिनको आपने डिफरेंट शोज पे देखा है, उनकी वीडियोस देखी हैं, पसंद करते हैं उनको, डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया आपका। सर, प्लेजर इज ऑल। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सबसे पहली सवाल मेरा आपसे ये है कि जो स्क्विंट होता है, जिसको टेढ़ी आंख कहते हैं, क्या उसका इलाज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस जिसे हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं, उसमें पैदाइशी तौर पे या थोड़े अरसे के बाद या किसी बुखार के बाद या किसी ऐसी इंजरी के बाद पेशेंट्स की आंखें अलाइनमेंट उनकी आउट हो जाती है। एक मोटी बात में पेशेंट जो सीधा देख रहा होता है उसमें उसकी आंख या अंदर जा रही होती है या बाहर जा रही होती है। ये पहली अलामत है। इसका मतलब है कि उस आंख का दिमाग के साथ कनेक्शन वीक हो गया है।
ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको देखना है कि उसकी वजह क्या है। क्या पीछे से खुदा ना खासा नर्व ही कट गई, या उसकी आंख का बाहर की साख्त का मसला है, आंख के अंदर का मसला है, पर्दे का मसला है, या नंबर का मसला है। सो 4 किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली आ सकती है। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले वो तमाम महंगापन, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आंख सीधी नहीं रखते बच्चे, उनको ग्लासेस का नंबर, एक ऑप्टिमल नंबर निकाला जाता है जिसमें 2 दिन उनको ड्रॉप्स दी जाती है खास किस्म की, जिनसे इसको साइक्लोप्लेजिया कहते हैं, जिनकी उनकी आंखों में ड्रॉप्स डाल कर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। और उसके बाद उनका एक ऑप्टिमल नंबर निकाला जाता है। एक पब्लिक मैसेज है, वो तमाम महंगेपन के पेशेंट्स जो ऐनक के साथ सीधे हो जाते हैं उनकी इमीडिएट सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ओके, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर एक बच्चा है वो उसकी टेढ़ी आंख के साथ आया है, आपने उसको ग्लासेस का नंबर निकाल कर उसको एक ऑप्टिमल नंबर लगा दिया और उसके साथ उसकी आंख सीधी होगी, तो उसका मतलब है उसकी आंख सारी उम्र उस ग्लासेस के साथ ठीक रहेगी। ठीक है जी। और अगर एक बच्चा जिसको आंख का आपने ग्लासेस का नंबर भी लगाया है या नंबर उसका आया ही नहीं, उसकी नजर कमजोरी नहीं, उसके बावजूद उसकी आंख सीधी नहीं हो रही, तो फिर हम उसकी सर्जिकली करेक्शन की जाएगी। और उस पर यह भी नहीं कि जो 10 साल का होगा, 18 साल का होगा, वो सोशल टैबू लेके क्यों बड़ा हो, उसको ठीक करवाना चाहिए किसी भी एज ब्रैकेट में हो। एग्जैक्टली ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि अगर एक बच्चा है जिसको मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव करेक्शन देखी हमने, उसकी रिफ्रैक्टिव करेक्शन नहीं आई, उसका नंबर नहीं लग रहा, तो ये इंतजार नहीं करना कि 18 साल का हो। अब वो बेचारा स्कूल जाएगा या बड़ा होगा तो वो एक सोशल टैबू है ना, अपन बैठ रहे हो, उसका सर टेढ़ा है या उसकी आंखें टेढ़ी हैं, बुली होगा, सोशल टैबू का शिकार होगा, तो उसको आपने उसके साथ क्यों बड़ा करना है। और दूसरा साइंटिफिक रीजन क्या है कि उसकी जो मतलब बेसिकली इंसान की डेवलपमेंट होती है नजर की, अगर खुदा ना खासा एक आंख टेढ़ी है और वो ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि उसका नजर का कमजोरी बहुत ज्यादा है या उसके पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो आपकी आंख सीधी नहीं होगी और वो फिर सारी उम्र के लिए ही कमजोर होती रहेगी। अच्छा डॉक्टर ली, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि महंगापन पैदाइशी होता है कि ये किस उम्र के हिस्से में आता है? नॉर्मली ये बेसिकली इनहेरिटेड एक ट्रेड ही होता है, जिसमें आपको बता रहा हूँ ना कि यह ऐनक का नंबर, अब किसी बच्चे के माँ बाप ऐनक लगाते हैं या नहीं भी लगाते तो पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है कि उसकी मसल की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो फिक्सेशन डेवलप करता है, जेनेटिकली उसको मिली है। हाँ, मारूसी तौर पे। और फिक्सेशन से मुराद होती है कि दिमाग और आंख का कनेक्शन बन जाए, तो इसलिए भी उनको सीधा करना जरूरी होता है ताकि उनकी फिक्सेशन डेवलप हो और उनकी विद टाइम उनकी डेप्थ परसेप्शन एंड ऑल दैट उनके इफेक्ट ना हो। ठीक है। अगर बच्चे की आंख टेढ़ी हो रही है तो वालिदैन को कैसे पता लग सकता है, कौन सी ऐसी अलामत है जिससे वो रूल आउट कर सकते हैं कि आंख में इशू है? देखिए, ये तो रूल आउट तो आपके अपने माँ बाप का काम है। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो देख रहे हैं, कोई मोबाइल यूज करते हुए या टीवी देखते हुए या वैसे दूध पीते हुए उसकी आंख एकदम अंदर जा रही है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। आंख अंदर जाती है, बाहर जाती है, वो फिक्सेशन डेवलप नहीं कर रहा, वो उसकी आंख मूव करी जा रही है रोविंग आई मूवमेंट के साथ, तो सबसे पहले आपने डॉक्टर साहब को, कोई भी आपके पास आई सर्जन या आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट, इवन दे आर ट्रेन्ड स्क्विंट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सबसे पहले उनको चेक करवाना है। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपने देखा है स्क्रीन जब देख रहे होते हैं बच्चे तो आंख यूं करके रोल करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, वो जिससे आपने अभी बताया कि रोल या फिक्सेशन लॉस, इसे फिक्सेशन लॉस भी कहते हैं, ये कंडीशन है जिसको आपको लाजमी चेक करना है कि अब अक्सर होता क्या है। देखिए, एक बच्चा है, पैदाइशी तौर पे उसके वालिद वालिदा को ऐनक लगी हुई है, चांसेस बहुत सारे हैं कि उसको मारूसी तौर पे नंबर आएगा। अब वो बच्चा जब छोटा, सबसे पहले मतलब 2 साल 2-2.5 साल का 3 साल का होगा, तो सबसे पहली जो अलामत ये होगी कि उसकी वालिदा कहेगी कि देखते देखते उसकी आंख इसकी टेढ़ी हो जाती है या फिक्सेशन लॉस हो जाती है। इसका मतलब ये फोकस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंख के अंदर तब्दीली नंबर है। फौरन डॉक्टर देखेगा उसको, उनको नंबर नॉर्मली लगाया जाता है। अगर वो नंबर वक्त पे लग जाए तो उसकी आंख 6/6 हो जाती है और बच जाती है। ठीक है। अब इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसोसिएटेड है कि अगर वो एड्रेस नहीं होती, एक बच्चा है उसकी आंख कमजोर है और टेढ़ी है और वो टेढ़ी रहती है। ओके डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आजकल हम सुन रहे हैं, डिफरेंट सा वर्ड है, आई थॉट आई शुड आस्क यू, लेजी आई। मैं इसी तरफ ही आ रहा था। लेजी आई क्या होती है, आम नजर से कैसे मुख्तलिफ है? बिल्कुल यही देखिए, स्क्विंट के साथ जो सबसे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है लेजी आई, एम्ब्लियोपिया या वीक आई। ये एक पब्लिक मैसेज है फॉर ऑल द व्यूअर्स, फॉर ऑल द पीपल कि लेजी आई अगर आप वक्त पे तशखीस कर लें तो 100% क्योर हो सकती है। ठीक है। 100% क्योर हो सकती है। ठीक है। इवन अब जो हम इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट हमारी स्टडीज हैं, जो हम लोग खुद, जो हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, किसी भी एज में अगर एक पेशेंट जिसकी एक आंख, वो कीजिए डॉक्टर साहब ये तो बचपन की कमजोर है, आपने सुना होगा डॉक्टर इसको तो छोड़ दें, इसको ये तो इससे नजर नहीं आता, ये है ऐसा।
इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, बेशक वो 60 साल का भी है। ओके। अब देखिए ट्रीटमेंट मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, ट्रीट किया जा सकता है। एज पर बुक 10 साल के बाद आप उसका रिजल्ट नहीं लेके आ सकते एज पर बुक। ओके। अगर 10 साल के तक आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो वो सारी उम्र के लिए कमजोर रह जाएगी, ये हमारी टीचिंग है। लेकिन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज वी हैव एग्जामिन्ड एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम उस अगर 50 साल का भी बंदा है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी काम करना, लेकिन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या है, वो इलाज क्या है? अब क्या है देखिए, अगर सपोज एक बच्चा है उसका एक तरफ -10 नंबर है, -10, ओके, और एक तरफ 0 नंबर है, तो एक तरफ 10 नंबर है और एक तरफ 0 नंबर है, तो वो जो 10 नंबर है ना उसको आपने लाजमी ठीक करना है, ठीक करना है। अब अगर वो उसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको आप रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि लेजर के साथ ठीक कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, नहीं तो इन आंख के अंदर एक खास को तो आईसीएल कहते हैं, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं। देखिए आपने उसको खाली नहीं छोड़ना। अच्छा, वो जो कहा जाता है जी आंख का लेंस बदल दिया, तो वो इससे रिलेटेड है? वो कुछ और, वो मोतिया होता है, कैटरेक्ट डेवलप होता है, उस पे भी बात करेंगे, कुछ और चीज होती है। ये चीज है, ये व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्ट लेंस से मुराद ये है या लेजर से मुराद है कि एक तरफ -7 नंबर है या 8 नंबर है और बच्चे की उम्र है 8 साल, 9 साल या 10 साल या 11 साल। अब चले ठीक है, 10 साल के ऊपर अगर आप कहते हैं कि जी 8 साल, तो आप उसको या कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं या उसकी आंख के अंदर एक इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो इम्प्लांट करें, या उस आंख की करेक्शन कर दें, उस आंख को लेजर के साथ करेक्ट कर दें। ठीक है, वो भी जरूरी है उस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम लेकिन एक आंख की सिर्फ बड़े एडवांस इलाज आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर उसको हम नहीं एड्रेस करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, तो वो आंख वीक से वीक और सारी उम्र के लिए वो भी कहेंगे जी ये तो खराब होगी। सही है। अच्छा, लेजी आई का इलाज ना किया जाए तो जिंदगी भर क्या कमजोर नजर रहती है? उस साइड से नजर नहीं आएगा और फिर वो विद द टाइम वो आंख बाहर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि आप इंसान सामने देख रहा होगा, वो आंख बाहर देख रही होगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो स्क्विंट आपने कहा था ना, स्क्विंट जो टेढ़ापन है उसके साथ लेजी आई एसोसिएटेड होती है। तो उस लेजी आई की ट्रीटमेंट ये है कि आपने उस सपोज एक बंदा बच्चा है 18 साल का, आप और उसकी एक आंख का नंबर है -7, ठीक है, और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, तो अब एक आंख बिल्कुल ठीक है, जो -7 है उसको आपने कैसे ठीक करना है कि उस -7 को एक्साइमर लेजर या किसी चीज के साथ उसका नंबर 0 कर दें। जब वो 0 हो जाएगा तो उसकी अच्छी आंख को 18 दिन के लिए बंद कर दें। अच्छा, टोटल बंद, इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्लूजन, जिसमें खाते पीते उठते बैठते सोते उसने दूसरी आंख जो उसको हमने ठीक किया है वही इस्तेमाल करनी है। इस तरह के सर्कल जो है, ये साइकिल्स होते हैं, 3 साइकिल्स इन अ ईयर रिपीट करते हैं, तो आप पेशेंट की सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाती है फ्रॉम 4 to 6 लाइंस और नियर टू 6 तो ये इंप्रूव कर जाते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ कॉमन मसला क्या, डायबिटीज। हर दूसरे घर में कहते हैं कि शुगर पेशेंट है, अब तो हर घर में तकरीबन एक आधा पेशेंट है शुगर है, तो एक तरफ उनका इलाज शुगर का चल रहा है, मगर दूसरी तरफ उनको आई साइड का इशू है, आई साइड वीक होती जाती विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, ये शुगर के और पर्दा जो है ये चोली दामन का साथ है। अच्छा। डायबिटीज और आईज दे गो हैंड इन हैंड। सबसे पहले शुगर के मरीज के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी तो आंख के पर्दे पे आएगी। आप उसको कैसे देखेंगे कि इस पेशेंट को शुगर है कि नहीं है? एट टाइम्स आपको उसकी आंख के पर्दे से ही पता चलता है। पेशेंट रूटीन में आता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर है 7-8 सालों से, 3 सालों से, 2 सालों से, उसके पर्दे में तब्दीली आती है तो आप कहते हैं कि यार यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक विद द डायबिटीज एंड ऑल। अब कहने से मुराद ये है कि शुगर का पेशेंट को आप जब अनकंट्रोल रहती है तो खून की नई नालियां पीछे पर्दे में बनना शुरू होती हैं, और वो सबसे पहले एक आई सर्जन ही देखता है, पर्दे के अंदर ड्रॉप्स डाल के पर्दे को डायलेट करके लाइव वेसल्स के अंदर उसमें चेंजेस आती हैं जो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को बताते हैं कि जी आपके पर्दे के अंदर तब्दीली आ रही है। सो सबसे पहले शुगर की वजह से जो आंख के पर्दे में चेंजेस आएंगी वो आंख वाला डॉक्टर देख के शुगर वाले को कोऑर्डिनेट करता है उसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल मोडालिटीज हैं। अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट की आंख की, हमने देखिए सबसे बेटर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई मीन आपने उसको, अगर किसी शुगर का पेशेंट है उसे साल में एक दफा अपने आई सर्जन को लाजमी दिखाएं। अच्छा। उसकी वजह ये होती है, साल में एक दफा दिखाना तो मुश्किल नहीं है ना, उससे सिर्फ ये पता चलता जाएगा कि आपकी शुगर का इलाज कैसा जा रहा है, आपके अंदर कोई किसी किस्म की। अब मसला क्या होता है, हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, क्योंकि आई वर्क इन मेनी सेटअप्स और मतलब सरकारी में भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, तो हमें बहुत सारे एडवांस केसेस भी नजर आते हैं जो बेचारे बड़े ज्यादा निगलेक्ट हुए होते हैं और उनकी आंख के पर्दे इस हद तक खराब हो जाते हैं कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। शुगर जो है वो ब्लाइंड भी कर देती है आंख को। जी, बहुत किसी न किसी ऑर्गन को अफेक्ट
करती है और आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ना सिर्फ आंख को, फिर साथ गुर्दे भी बेचारे पेशेंट के, वो ओवरऑल वेसल्स, ये वास्कुलर डिजीज है ना, स्किन की नालियां जो वो होल्ड नहीं कर पा रही होती तो वो लीकेज होना शुरू होती है। तो आपने सबसे पहले लेजर करके उसको, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लेजर ही है हमारे पास, रेटिनल लेजर होती है, पीआरपी करते हैं जिसके साथ और फिर कुछ इंजेक्शंस हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस भी हम किसी खास स्टेज पर, और उस इंजेक्शंस की जगह एक खास हमारे पास फर्दर एक लेजर आई हुई है जिसके साथ पर्दे के सेंटर को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मैसेजेस कि अगर डायबिटीज आती है तो वंस इन अ ईयर यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड, साल में एक दफा लाजमी चेक करवाना है या 6 महीने में एक दफा चेक करवाना है, और जो खून की नई नालियां आ रही हैं उनको लेजर के साथ डॉक्टर साहब आपके ट्रीट कर देंगे, जिसके साथ खून की नालियां मजीद प्रोलिफरेट नहीं करेंगी और पर्दा आपका बच जाएगा। ठीक है, पैदाइशी बच्चे जो नाबीना है उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या उनकी बीनाई वापस आ सकती है? देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या कंजेनिटल कैटरेक्ट। उसकी मल्टीपल वजूहात होती है, पैदाइशी मोतिया हो सकता है, पैदाइशी पर्दे की खराबी हो सकती है, वो बच्चे जो अंडर वेट मतलब पैदा होते हैं उनको ऑक्सीजन टेंट में रखा जाता है, उसके साथ उनकी आंख के पर्दे खत्म हो जाते हैं, वो बात पता ही नहीं चली होती अक्सर पेरिफेरी के अंदर। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ही बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को एड्रेस कर रही है, और हम लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिसमें तमाम जो छोटे शहर हैं और छोटे वहाँ पे ये अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। इसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आरओपी। उसके प्रॉपर जो है आपके कैंप्स हैं और उसमें डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को इस बात के ऊपर और पीडियाट्रिशियंस को इस बात के ऊपर लाजमी मेक श्योर किया जाता है कि एक बच्चा अगर 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो से कम है और वो ऑक्सीजन टेंट में चला गया तो उसकी आंख लाजमी चेक करवाएं, वरना वो 3 महीने बाद ब्लाइंड हो जाएगा। अच्छा, इट्स रिसर्च, इट्स अ नोन फैक्ट। उसको आपने इसको बड़ा मैथमेटिकली करना होता है। अब ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन है, अगेन उसमें 1.5 किलो का जो बच्चा पैदा होता है उससे भी कम, अगर उसको आप इंक्यूबेटर में रखते हो 28 वीक से, ओके ठीक है, उसकी आंख चेक कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर, आरओपी। ओके, ठीक है। सो आरओपी से दूसरा सबसे बड़ा कॉज होता है कैटरेक्ट, मोतिया आता है। ठीक है, वो मोतिया तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेरेंट्स का, क्योंकि उसके बच्चे का पता है, डॉक्टर को भी पता चलता है, उसमें माँ सबसे पहले ऑब्जर्व करती है कि बच्चा जो है रोशनी को ऑब्जर्व नहीं या फिक्सेशन नहीं ले रहा, उसकी आंख टेढ़ी है या उसकी आंख फिक्स नहीं कर रही, देख नहीं रही। ठीक है, और यहाँ कई वालदे जो माएँ होती है वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि डॉक्टर साहब इसकी आंख के अंदर सफेदी आई हुई है, सो जेनेटिकली कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है उसके साथ। ये वो कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है, मतलब मोतिया ठीक कर सकते हैं, आरओपी ठीक कर सकते हैं वक्त के ऊपर तशखीस करके। और बाकी जो कंडीशन है जिस तरह की सॉल्ट पेपर, कोर्स डिजीज या रेटिनोपैथी में ये अदर कंडीशन है दैट कैन बी एड्रेस्ड एंड ट्रीटेड, लेकिन उसको टाइम लंबा चाहिए। अच्छा, आपने सफेद मोतिया की बात की है, हाउ अबाउट काला मोतिया, कितना खतरनाक होता है? आज मुझे लगता है आपने सारी किताब पढ़ा देनी है। I think our session should be very good. या आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है मैं सारी पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। काला मोतिया इज कॉल्ड बेसिकली ग्लोकोमा, ठीक है, और जो ग्लोकोमा है इट्स we call it as a vision killer, इसे हम कहते हैं नजर का कातिल। इट्स अ साइलेंट किलर। इशू क्या होता है कि मोतिया इंसान को नजर कम आना शुरू होता है। काले मोतिये में एंड स्टेज पे मरीज चला जाए, मतलब एंड स्टेज का मतलब ये कि वो तकरीबन ब्लाइंड होने वाला है और उसको पता ही नहीं होता कि मुझे मेरी नजर खराब हो रही है, बिकॉज वो पेरिफेरल विजन को इफेक्ट करता है और आहिस्ता सेंटर में आता है। इसलिए नॉर्मली तमाम पेशेंट्स जो 40-45 ईयर्स ऑफ एज में और उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, उनमें किसी को काला मोतिया है तो उनको लाजमी स्क्रीन करना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं वर्ड, स्क्रीन आउट करना चाहिए। एक दफा अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक करवा के इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि पीछे आंख के पर्दे में काले मोतिये की तब्दीली तो नहीं आ रही। ठीक है, और अगर खुदाना खासा तब्दीली आ रही है तो उसको इमरजेंसी तौर पे एड्रेस करना है, और उसमें पहले ड्रॉप्स दिए जाते हैं और फिर कई कंडीशन है जिसके अंदर ड्रॉप्स के साथ पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता और वो डिटोरेट कर रहा होता है, तो उसमें हमारे पास वेल्व्स हैं, स्टेंट्स हैं, खास किस्म की सर्जिकल अप्रोचेज हैं जिसके साथ हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट एक नॉर्मल इंसान की तरह चले और उसके आंख में कोई ड्रॉप डालने की जरूरत ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एनके लगी हुई हैं, क्या उनकी ऐनक उम्र के किसी हिस्से में उतर सकती है? चले, ये भी इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। आई थॉट यू वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट ये कि अगेन दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। मायोपिया से कहते हैं जो बच्चे, तमाम ये पब्लिक मैसेज है, तमाम लोग जो 17 साल या 16 साल से लेकर 60 साल तक अगर अपने ग्लासेस ऑफ या उतारवाना चाहते हैं तो वो 100% करेक्शन के साथ उतारी जा सकती हैं। इसे हम कहते हैं एग्जामिनर लेजर रिफ्रैक्टिव करेक्शन, जिसमें कंटोरा लेसिक, फेंटो लेसिक, स्माइल और सिल्क,
ये वो मोडेलिटीज हैं 5 से 6 जिसके साथ हम उनकी किस उम्र में उतरती है? 16 साल से प्लस 17 साल की उम्र में हम उतार सकते हैं। ठीक है, 17 साल से लेकर ऑनवर्ड 60 साल तक उतार सकते हैं। एक पेशेंट 60 साल का, उसको मोतिया नहीं है और वो आता है कि डॉक्टर मेरी ऐनक उतारें, तो उसकी ऐनक उतारी जा सकती है। अच्छा, विजन 6/6 होता है? 100% 6/6 होता है, बिल्कुल। और इट्स अ मैजिकल थिंग, जस्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, इमेजिन जस्ट 10 सेकंड्स ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, और उसकी रिकवरी, पेशेंट गाड़ी चला के जा सकता है। ठीक है। आई वांट टू आस्क यू, कॉर्निया रिप्लेसमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में बहुत सारे 1980 से हो रहे हैं, इवन मोर देन दैट। अब तो हमारे पास तो कॉर्निया की एक खास किस्म की, मतलब देखें, अब तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतनी ज्यादा इसमें बेहतरी ले आई है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर से बाहर, पहले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लाहौर था, मेयो हॉस्पिटल हो गया, गंगाराम हो गया, किंग एडवर्ड के साथ जो एसोसिएटेड, और बाकी अब तो इवन छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है DHQ हॉस्पिटल्स, वहाँ के ऊपर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वो तमाम मरीज जो बेचारे, एक तो है ना जो अफोर्डिंग पेशेंट है वो तो आ जाते हैं, प्राइवेटली आ जाते हैं उनका, एक होते हैं जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं और ये 8-10 मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर और वो नहीं करवा सकते। तो इवन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये चीज गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया हुआ है कि ये हो और वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। बड़ा एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं उसके, एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। ओके, स्मॉग है, पिंक आई सबसे बड़ा इशू है, पिंक आई कैसे ट्रीटेबल है? Okay, pink eye is basically secondary to allergic reaction. आपका जब again I would definitely like to say कि इस दफा जो कंट्रोल करने के जो मैन्यूवर्स किए जा रहे हैं उससे स्मोक कम है वर्सेस, और पिंक आई भी कम है। Yes. पहले पिछले सालों में बहुत ज्यादा थी। पिछले साल इसी टाइम पर I had a show. We all had pink eye. और I had to come to get a show about 2.5 to 3 years ago. I came just for the pink eye. कि डॉक्टर साहब स्मोक की बात कर रही है, आज बात इस पे कर रही है। So I still remember that we had a long talk on it. और उसमें यही बताया गया था कि जी देखिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के, डस्ट के एंड द वायरसेस, क्योंकि अभी बारिश तो नहीं हो रही ना, जब बारिश नहीं हो रही हुई तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स एग्जैक्टली ये रिएक्ट करते हैं कंजक्टिवा के, बिकॉज आई इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, आंख हवा के साथ एक्सपोज्ड है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के साथ आपको एक एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होगा एंड दैट एलर्जिक रिएक्शन लीड्स टू पिंक आई। तो बेसिकली इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन, उसमें एट टाइम्स वायरल इंफेक्शन ऐड ऑन। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खवातीन से बहुत रिलेटेड है। वी वुमेन वांट टू लुक वेरी ब्यूटीफुल विद हैविंग लेंसेज। हम लोग लेंसेज बहुत पहनते हैं हर इवेंट पे। अब इवेंट पे जाने पे तो पहन लेते हैं, जब वापस आते हैं या तो हमारा रेड जो आई बॉल होता है वो रेड हुआ होता है, और अक्सर लड़कियां भूल जाती हैं लेंसेज उतारना और सुबह उनकी आंखें जो है वो कहते हैं उनके डेले बाहर निकल रहे होते हैं। आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इस पे हम पूरा I wanted to do it, but मैंने कहा बीच में छोड़ डालूं, खवातीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो जस्ट लाइक अ लिफाफा आपने आंख पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है। हमारे पास अब इस वक्त पाकिस्तान में आई एम डूइंग कि हम आई कलर चेंज कर सकते हैं, वी कैन डू एन आई कलर चेंज, परमानेंट आई कलर चेंज कर सकते हैं। वाओ, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर कि उनकी आंखों का रंग बदल सकता है, इट कैन बी चेंज्ड, चेंज हो सकता है, ठीक है। उसमें केराटोपिगमेंटेशन भी है और आइरिस डिपिगमेंटेशन भी है, एक लेजर के साथ होता है और एक ड्राई डाल के होता है, ये मैं बता रहा हूँ, वो सेफ है दोनों, ठीक है। दैट इज हैज गॉट नो, ये बहुत बड़ा लंबी डिबेट है कि हाउ टू डू इट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, वी हैव टू सी द पेशेंट। सारी जिंदगी के लिए होता है, हां सारी, लेकिन वो होगा सारी उम्र के लिए, वो ये नहीं कि अब जाओ उतार लिया और आज लगा लिया, यू आर डन फॉर लाइफ। ओके, अच्छा, इफ यू वांट कि यू कॉन्टैक्ट लेंस के साथ क्या किया जा सकता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस इज बेसिकली अ टूल बाय विच आप आर्जी तौर पर 2 hours 3 hours सोशल आवर्स के लिए यू कैन वांट टू हैव एन आई चेंज अपीयरेंस, यू कैन हैव इट, बट हैविंग सेड सो इट हैज गॉट इट्स ओन साइड इफेक्ट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वो रेड हो रही है ना, उसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन या इन्फेक्टेड है या कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जो आपने पहनी हुई है, वो आपको रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपने फौरन उतार देना है। और अगर आप पहन के सो गए तो इट्स अ किलर, इट्स अ किलर, क्योंकि वो आपकी आंख के सारा ऑक्सीजन, और सुबह उठेंगे आपकी आंख नहीं खुली होगी, कॉर्नियल एडिमा होगा, प्रेशर बढ़ा होगा, एपिथेलियल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होती है कैंथेमिबा, जिसमें आंख की नजर भी जा सकती है, इट कैन गो थ्रू एंड थ्रू। देयर आर सो मेनी पब्लिक सर्विस मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर, खुदा के लिए लेंस उतार के सोएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट और आई सर्जन हमारे साथ आज मौजूद थे। हमने सोचा कि हम आपको बहुत ही क्रिटिकली बताएं कि आंख कितनी ज़रूरी है और आंखों को क्योर कैसे किया जा सकता है, जो भी लोगों के मसाइल हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं,
लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। व्यूअर्स, ये शायर नहीं है बल्कि एक नौजवान शायर की सदा है। ये एक इमोशंस हैं, एक कहते ना कि शायरी के जरिए मोहब्बत का, दर्द का, एहसासात का इजहार है, बल्कि उसकी तर्जुमानी है। तो आज हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए शायर, एक मुमताज़ शख्सियत, और वो जिन्होंने अपने कहते हैं मुनफरिद अंदाज से, जज्बात से और नौजवानों के दिलों पर छाए हुए हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ उमैर नजमी को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। ये जो आपके शेर हैं, वाकई मैंने 2-3 बार पहले आप ऑफ हम कैमरा बात कर रहे थे, सुना और पढ़ा भी, तो कहते हैं ना कि वाकई जाके एक सुई चुभती है। अच्छा। ऐसी जबरदस्त चुभती है कि बिछड़े दिन याद आ जाते हैं। सही। तो इस शेर के पीछे क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड सबसे पहले तो जब तक शेर, जैसे आपने कहा कि सुई ना चुभोए कम से कम, तो वो शेर मेरे ख्याल में उसको माना भी नहीं जाना चाहिए। आप जिस कैफियत में हो उस कैफियत को बदल दे, उसी को शायरी कहते हैं। तो अगर इसने आपकी वो कैफियत को बदला है तो मुझे खुशी है। दूसरी बात कि इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है उसके पीछे, आपका मुशाहिदा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, आप इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं वो आपकी शायरी में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो बीता हो वही आप शेर में बयान करें। बाज़ औक़ात आपके ऊपर वो चीज़ नहीं भी बीतती, लेकिन आप देखते हैं कि किसी पर बीत रही है और आप उसके अल्फाज, लोग दुनिया भर में आपसे रिलेट तभी करते हैं जब आप दूसरों की बातें भी करते हैं, जो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस नहीं होते, आपके मुआशरे में जो कुछ चल रहा होता है वो भी आप बयान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही। अच्छा, ये हमेशा से एक नोशन दिया जाता है, शायर अच्छा तभी बनता है जब या तो उसको बेवफाई का सामना करना पड़ता है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस उसके साथ होता है जो उसके दिल को तार तार पाश पाश कर देता है, या किसी वो बड़े दर्द से गुजरा हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये वैसे मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर इंसान का अपना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है कि कोई चीज़ आप पर जब तक बीते ना, एक शायर को इतना हसास होना चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द फैले चीज़ों को देखकर भी किसी दूसरे के दर्द को वैसे ही महसूस करे कि जैसे उस पर बीता हुआ, और जो ऐसा महसूस कर सकता है मेरे ख्याल में उसी को शायर कहते हैं। कई शायरों ने मौत पर शायरी की है, सारे मरे तो नहीं है उन्होंने मौत का एक्सपीरियंस तो नहीं किया हुआ, हाँ। लेकिन किसी अपने बहुत प्यारे की मौत को देखकर उन्होंने वो महसूस किया कि उसके अपनों पर या उस पर खुद कैसी क्या बीत रही होगी, तो वो बयान कर दिया। या किसी से बेवफाई अगर नहीं भी हुई वो बयान कर रहा है, इसका जरूरी नहीं कि उसके साथ हुई हो, वो किसी ने अपने किसी भी जानने वाले को देख लिया हो कि उसके क्या बीत रही है। बिल्कुल, मैं इस वक्त बिल्कुल स्टेट ऑफ डिनाइल में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप बताएं कि आपने जो है अपनी शायरी का आगाज जो है वो कब किया? बाकायदा आगाज तो 2014-15 में किया था। वैसे तो एक शायर कहते हैं कि आपके अंदर अगर शायर है, पेंटर है, गुलकार है, कोई भी जिस भी सिंह सब का ताल्लुक है, तो वो शुरू से आपके अंदर होती है। आप किसी जिंदगी में किसी मोड़ पर आप उसको डिस्कवर करते हैं। तो 2014-15 में बाकायदा मैंने आगाज किया। वैसे तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऑन एंड ऑफ चल रहा था सिलसिला। अच्छा, शायर बनता है या शायर पैदा होता है? पैदा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बनने वाले का भी पता लग जाता है कि ये कब बना है, और अगर कोई पैदा होता है वो वही बात के बनता नहीं है, सिर्फ अपने आप को दरियाफ्त करता है कि मेरे अंदर ये चीज मौजूद है, वो उम्र के जिस हिस्से में भी कर ले। तो वो कौन सा इंसिडेंट था जब आपने दरियाफ्त किया कि वाकई आप लिख सकते हैं और आपकी शायरी जो है लोगों को, दिलों को छू जाएगी? इंसिडेंट असल में ये बड़ा एक वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। पहले स्कूल दौर में एक मजमून था, वो मैंने नज्म की सूरत में याद कर लिया था। अच्छा। तो वो बहर में था एक बाकायदा। जब मैंने हम चाहते हैं कि आप हमें सुना दें साथ। वो मुझे याद नहीं, 5th-6th क्लास का वो है। अच्छा। तो खैर वो कोई कहानी थी, उसको जैसे वो मुझे कहानी याद है। कोई एक मुर्गा होता है, सुबह निकलता है अपने घर से दाना दुनका चुगने के लिए। तो कहता है कि अगला दाना बड़ा होगा वो चुगूंगा, अगला होगा। वो करते करते तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो पहले वाले दाने भी सारे वो गायब हो चुके होते हैं। तो वो लालच के ऊपर कोई था। तो वो मैंने उसको वो जिसे कहते हैं शायराना अंदाज में बयान कर दिया। मुझे वैसे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने वो सुबह सवेरे मुर्गा निकला दाना दुनका चुगने ऐसे वो करके। तो मैंने जब वो सुनाया तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये तुमने ऐसे कैसे याद किया? मैंने कहा मुझे याद ही ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा था, उस वक्त मेरे उर्दू के उस्ताद थे, कि तुम्हारे अंदर शायर मौजूद है। मैंने खैर उनकी बात को सुना और फिर भूल गया। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें मुझे मतलब शुरू से तारिक अजीज शो आता था, उस पर बैतबाजी के मुकाबले हुआ करते थे। तो मुझे वो बहुत सेगमेंट पसंद था, मुझे वो मैं सुनता था लाजमी, और मुझे बहुत सारे शायर याद होते थे। तो ये चीज़ शुरू से डिफरेंट थी अपने दोस्तों से और इवन बहन भाइयों से। तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में शायद कुछ चीज़ें मैंने कही थी
लेकिन वो सब भूल गए क्योंकि लिखा नहीं कहीं, बस वो दोस्तों में बैठे जैसे फिल्मदी बोल दिया, फिल्मदी कहा, आमद होगी बोल दिया और भूल गए, वाह, और लिखा भी नहीं। तो अभी कौन सी आमद हो रही है? हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में के लिहाज से भी कुछ हमें सुनाएं। आजकल अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था, 2 अशार हैं ताज़ा बिल्कुल के महसूस कर रहा हूँ हवाओं में जहर को, महसूस कर रहा हूँ हवाओं में जहर को, क्या कर दिया है आपने बागों के शहर को। ये स्मॉग के सारे सूरत हाल देख लाहौर की बात कर रहे हैं। हाँ। महसूस कर रहा हूँ हवाओं में जहर को, क्या कर दिया है आपने बागों के शहर को, जिस वक्त पास आएगा वो डूब जाएगा, जिस वक्त पास आएगा वो डूब जाएगा, काबू करेगा कौन मोहब्बत की लहर को। डाल दिया ना मोहब्बत बीच में। तो ये मोहब्बत जब तक नहीं आएगी तो शायरी का फिर पूरा नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद पूरा नहीं होता। मकसद नहीं। ये अभी आपने ताज़ा ताज़ा शेर आपने ये अभी जी कुछ देर पहले लाहौर से मोहब्बत है, वो एक शेर भी तो आ रहा है ना, लाहौर से मोहब्बत है, क्या शेर है वो डॉक्टर फखर अब्बास हमारे हैं, उनका शेर है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। ये एक बार फिर सुनाइए जरा। पुराना शेर है उनका काफी। ये तो मैं यूनिवर्सिटी में था शायद तब सुना था मैंने, उनकी किताब में भी है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद मुझको जिस और से मोहब्बत है। ये 2-3 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप शेर व शायरी करते हैं, लिखते भी हैं, तो ये जो आपके ख्यालात होते हैं ये महसूस करते हैं फिर लिखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन होती है, कहीं जा रहे हो तो कुछ नज़र आ रहे हो, किसी की निशानदेही करनी हो या किसी चीज़ के ऊपर अपनी शेर व शायरी से ही तनकीद करनी हो, तो क्या ये ऐसा है? ये भी क्योंकि सब्जेक्टिव है, हर शायर का अपना इजहार का तरीका होता है। आप बाज़ औक़ात चीज़ों को महसूस करते हैं, उस वक्त आप कुछ नहीं कह पाते, वो आपके अंदर जैसे कहते हैं वो पकती रहती है, वो जिस बात आपके अंदर काफ़ी देर तक रहते हैं, आप उनके साथ सिंक कर जाते हैं, फिर वो जब इजहार होता है चाहे कुछ माह बाद हो सालों बाद हो तो वो फिर शेर की सूरत में होता है। अब 2021-22 में सैलाब आए थे तो उस वक्त कुछ चीज़ें देखी थी, लेकिन वो उसका इजहार फिर काफ़ी अरसे बाद एक शेर में मैं मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ कि वो मैंने शेर कहा था कि डूबने वाले का लाशा मिल गया, डूबने वाले का लाशा मिल गया, कैमरा पकड़ो तमाशा मिल गया। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा था कि लोग जो थे मतलब हर जिसका जो काम है वो छोड़कर दूसरा काम करने की कोशिश में, कि मीडिया का काम तो मीडिया का ही करना चाहिए, आम लोगों का काम ठीक है आप खबरें पहुंचाना अच्छी बात है कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं हालात, लेकिन किसी को तो आगे हेल्पिंग हैंड भी बनना है ना। सारे अगर दिखाना शुरू कर देंगे तो बढ़ेगा कौन करेगा, मदद कौन करेगा। तो इस तरह की काफी सारी, ये तो मैंने मिसालन बताया कि इस तरह की चीजें होती हैं जो आप के जहन पर असरअंदाज होती हैं, आपकी साइकोलॉजी पर असर डालती हैं, फिर आप किसी ना किसी मौके पर उसका इजहार करते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें मतलब डिपेंड करता है, बाजू का अचानक भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको शेर सुनाया है कि स्मॉग की सूरत हाल देख के फौरन कुछ चीजें अचानक होता है कि ये कुछ कहना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा क्या ये आपकी फैमिली में कोई लेगेसी है शेर व शायरी? कोई आपकी फैमिली में पेरेंटल साइड पे कोई शेर व शायरी करते थे पहले? बिल्कुल भी नहीं, मैं शायद अपने 10 नस्लों में पहला शायर हूँ। अच्छा। हमारे पूरा जो सेटअप है वो जैसे आप कहते हैं वो जिम्मेदार और अच्छा, फिर वो बिजनेस क्लास बैकग्राउंड है आपका। तो मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, वही बात कि अगर ये पैदाइशी शायद अगर ये बनने वाला होता तो शायद मैं भी ना होता, ये शायद होता है आपके अंदर, आप पैदाइशी होते हैं तो आप किसी मौके पर आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, बिल्कुल ऐसा बीच में कोई चीज कोई मेरे 10 नस्ल मुझे नहीं पता कोई था। अच्छा, कौन आपकी इंस्पिरेशन है? पाकिस्तान के बेशबहा शायर हैं और बहुत काम हुआ है, खास तौर पे जिधर आप बैठे हुए हैं, लाहौर को हमेशा से लिटरेचर का हब कहा जाता है, बहुत से शेर व शायरी यहाँ से हुई हैं, मुशायरे हुआ करते थे पहले के ज़माने में। तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इंस्पिरेशन मेरे ख्याल में एक शायर की इंस्पिरेशन शायरी ही होती है। किसी भी शायर की जब आप शायरी पढ़ते हैं तो आपकी इंस्पिरेशन शायरी बनती है। शायर इररिलेवेंट होता है, अगर कोई शायर आपका आइडियल है या आपको इंस्पिरेशन बन रहा है ना, तो फिर जब तक वो अच्छा शायर या अच्छी शायर कह रहा है तब तक वो होगा, उसके बाद फिर आप भी बददिल हो जाएंगे कि ये क्या आप। तो शायरी को आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, मेरे नज़दीक तो शायरी है। असातिज़ा में जैसे मीर गालिब दो वो जो हमारे बड़े नाम हैं, उनको शुरू में काफ़ी पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हिस्सा डाला इस इंस्पिरेशन में। इरफान सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, रईस फ़रोग हैं, जमाल एहसानी हैं,
मुस्तफ़ा ज़ैदी, बहुत सारे लोग जिनको मैंने काफ़ी पढ़ा है। और मुशायरे किस किस के देखे हुए हैं? मुशायरे तो खैर फिर मैंने जैसे कहते हैं जितने भी यूट्यूब पे जो, क्योंकि जिस वक्त मैंने अदबी ज़िंदगी में आँख खोली तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग रुखसत हो चुके थे, तो उनके फिर देखे यूट्यूब पे जिन पे जो जो अवेलेबल हैं, जॉन एलिया हैं, फराज हैं, फैज़ हैं, जिस चीज़ की जो जो मुझे मिला। ठीक है। एक शेर था, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ, तो वो जरा समझा दें उसी अंदाज में। जी, अब ये इस शेर से मैं आपको ये भी बताना चलूं कि आपने कहा कि जो चीज़ आपके ऊपर बीतती है, हाँ। अब मैंने खुदा का शुक्र है कि आज तक कोई एक भी मुफलिसी का दिन नहीं देखा, लेकिन अपने इर्द गिर्द फैली हुई जो चीज़ें आप पे असरअंदाज करती होती है, असरअंदाज जो असर करती हैं, तो उस पर शेर दो हैं कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, वाह। मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं बात समझ, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। तो अब ये 2 अशार हुए थे एक खास तनाजुर में किसी वाक़े के ज़ेर असर जो मुझ पर नहीं गुजरा था, लेकिन मैं कह पाया, तो इसलिए। अच्छा, एक आपकी माँ जी जी नज़म है। जी नज़म नहीं है, शेर है, शेर है, वो भी सुनाएं। माँ के ऊपर तो वैसे काफी सारे अशार कहे हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, फौरन किसी जानिब से जवाब आता है हाँ जी। वाह, क्या बात है। सद शुक्र एक आगोश मयस्सर है वगरना, सद शुक्र एक आगोश मयस्सर है वगरना, लगना था मेरे जैसे का दुनिया में कहाँ जी। तो ये 2 अशार थे, और इसके अलावा भी एक था कि पहला सफर था मेरा हवाई जहाज से, पहला सफर था मेरा हवाई जहाज से, माँ की जबी चिपक गई जाए नमाज से। वाह। तो ये 2-3, एक और है कि तमाम रिश्ते हैं एक तरफ दूसरी तरफ माँ, तमाम रिश्ते हैं एक तरफ दूसरी तरफ माँ, ये एक तस्वीर सारे एल्बम से मुख्तलिफ है। तो ये कुछ चीजें आप जैसे माँ की अजमत और शान में आपने बयान किया हुआ है। अच्छा, आपकी शायरी सिचुएशनल शायरी है, किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो आप फिलबदी आप हो जाता है कभी कभी हाजिर होते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि सिर्फ मोहब्बत के ऊपर इन्हिसार नहीं है, आप सोशली भी बहुत से आपने चीजों की निशानदेही की हुई है। दैट्स वेरी गुड। रिश्तों की हुई है, एक्सप्रेशन किया हुआ है, मुफलिसी के ऊपर बात की हुई है, और डिफरेंट सिनेरियो को भी पेश किया गया है। आपने शहर से भी प्यार किया आपने। जी बिल्कुल। इसमें लाहौर का तस्करा है, रहीम यार खान। अच्छा, रहीम यार खान जी ठीक है। जी उसके ऊपर भी आपने वो 2 अशार पेश कर देता हूँ, उसमें भी पेश कर दें। मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया, मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया, जबी पे इंतजार का निशान बन गया, मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, वो बस गया रहीम यार खान बन गया। हाँ, वाह जी वाह, मजा आ गया वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नजमी साहब हमारे साथ आज मौजूद थे, और आप आई एम श्योर आप लोग भी महसूस हुए होंगे जिस तरह उन्होंने शेर व शायरी की है, और बताया है कि जो शायर है वो बनता नहीं है बल्कि कहता है पैदा होता है। तो आज हमने बताया कि उन्होंने जिस तरह की शायरी की है वाकई वो बहुत रिलेटेबल है किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आप बात करें। तो व्यूअर्स, आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे भी जाएं और कमेंट करें, कंटेंट को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।